अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है, मलबे से मिसाइल लॉन्चर निकाल रहा है ईरान। ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलें, इसलिए वो जो मलबा है विध्वंस का, उससे अब अपने मिसाइल लॉन्चर निकाल रहा है। तो हॉर्मुज में जिस बारूद के सहारे ईरान ने दुनिया को रोकने की कोशिश की, वही बारूद अब ईरान के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। आईआरजीसी ने जिन समुद्री सुरंगों यानी माइंस के जरिए हॉर्मुज का रास्ता रोक दिया, अब उन्हीं माइंस को हटाना ईरान और अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के पास इन माइंस को तेजी से हटाने की तकनीक और क्षमता ही नहीं है। थोड़ी देर पहले ट्रंप ने हॉर्मुज की माइंस हटाने का ऐलान किया है, लेकिन सच्चाई है कि अमेरिका के लिए भी यह बहुत मुश्किल ऑपरेशन साबित होगा। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में लगाई गई समुद्री माइंस खो गई हैं। खुद ईरान के पास भी इन समुद्री माइंस के नक्शे नहीं हैं। टोल वसूलने के बाद भी ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ईरान और यहां तक कि अमेरिका के पास भी इन माइंस को जल्दी ढूंढने की तकनीक नहीं है। अब हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज संकट में है। देखिए, हॉर्मुज का यह पूरा इलाका अब एक सामान्य समुद्री रास्ता नहीं बल्कि बारूद का जाल बन चुका है। यहाँ हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही हैं। अब सवाल उठता है, माइंस कहाँ हैं? इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया और आज हालत यह है कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहां छिपा है, इसका पुख्ता अंदाजा किसी के पास नहीं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि माइंस अपनी जगह पर नहीं। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ बह चुकी हैं और अब ये कहां पहुंच चुकी हैं, इसकी सटीक जानकारी भी अधूरी है। अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, इन्हें ढूंढना और हटाना। ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका माइंस हटाएगा, लेकिन यह हाई रिस्क ऑपरेशन होगा। इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि इसे जल्दी हटाने की तकनीक अभी तक विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, लापता माइंस, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहां तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है, वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी हॉर्मुज में आ रही तकनीकी समस्या का जिक्र किया है। ये इशारा है कि ईरान के पास न तो पूरी जानकारी है और न ही इतनी क्षमता कि वो इस बारूद को तेजी से साफ कर सके, क्योंकि समुद्री माइंस हटाना किसी भी नौसेना के लिए सबसे जटिल और खतरनाक ऑपरेशन में गिना जाता है। पानी के भीतर तापमान की अलग अलग परतें सोनार सिग्नल को प्रभावित करती हैं, जिससे माइंस की सटीक पहचान करना मुश्किल हो जाता है और हर कदम पर विस्फोट का जोखिम बना रहता है। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई, तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरड माइंस सतह से दिखाई नहीं देती। यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस खतरे में अब सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, खुद ईरान की नौसेना भी फंस गई है, क्योंकि अमेरिका की बमबारी में ईरानी नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। आईआरजीसी की वो बोट भी खत्म होने की आशंका है जिन्होंने ये माइंस बिछाई थी। समंदर की धाराओं के साथ बहकर पूरे रूट में फैल चुकी हैं। नक्शों के आधार पर आईआरजीसी की नावें इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन मिसिंग के सिग्नल मिल रहे हैं और ये माइंस अब इन्हीं बोट्स के लिए संकट भी बन गई। कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी मुद्रा रियाल में ट्रांजिट शुल्क देना होगा। विश्लेषकों के अनुसार ईरान और चीन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दबदबे को कम करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान कुछ जहाजों ने चीनी युआन में भी भुगतान किया है। और ईरान अमेरिका डेलीगेशन को डिनर देंगे शहबाज शरीफ। डिनर के बाद फिर शुरू होगी बातचीत। रात 10 बजे तक जारी रहेगी बातचीत। अमेरिका ईरान के बीच पहले दौर में 2 घंटे बात हुई है। और ईरान अमेरिका के बीच जारी शांति वार्ता किस नतीजे पर पहुंचेगी, ये इस वक्त कोई नहीं कह सकता। लेकिन अरब फ्रंट में धधक रही आग पूरी तरह शांत नहीं होगी, ये भविष्य साफ दिखने लगा है। इजरायल की आक्रामकता किसी न किसी फ्रंट पर दिखती रहेगी। हालांकि लेबनान से 14 अप्रैल को वार्ता पर सहमति बन गई है, लेकिन शांति पर सहमति बनने की संभावना कम है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उत्तर आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये मोर्चा है लेबनान। खबर यह है कि 14 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी में इजराइल और लेबनान के राजदूत पहली बार आमने सामने बैठने वाले हैं और इस वार्ता का एजेंडा होगा हिजबुल्लाह का संपूर्ण अंत और लितानी नदी तक इजराइल का कब्जा। अब 14 अप्रैल को लेबनानी राजदूत नादा हमादे मुआवाद और इजरायली राजदूत येचिएल लीटर बैठक में आमने सामने होंगे।
जो बिंदुओं के आधार पर तय करेगा कि लेबनान सरकार हिजबुल्लाह पर नियंत्रण कैसे करेगी और हिजबुल्लाह का पूर्ण निरस्त्रीकरण कैसे होगा। चेतावनी यह है कि लेबनान के साथ शांति स्थापना पर बात होगी, लेकिन इजराइल युद्ध विराम पर बात नहीं करेगा, क्योंकि लेबनान ने शर्त रख दी है कि जब तक इजराइल बमबारी नहीं रोकता तब तक कोई भी समझौता लागू नहीं होगा। 18 साल बाद नहीं बदले हालात, जिसमें 2006 के युद्ध के बाद तय हुआ था कि लितानी नदी के दक्षिण से हिजबुल्लाह के सभी लड़ाके, हथियार और बंकर हटा दिए जाएंगे और ये इलाका पूरी तरह लेबनानी सेना और यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी UNIFIL के नियंत्रण में रहेगा। इजराइल की मांग है कि लितानी नदी तक का पूरा हिस्सा एक बफर जोन बने ताकि उत्तरी इजराइल पूरी तरह सुरक्षित हो सके, और अगर लेबनान सरकार हिजबुल्लाह को वहां से नहीं हटा सकती तो इजराइल खुद सैन्य ताकत से उन्हें साफ करेगा। IDF का दावा है कि लेबनान पर हमले में 1400 हिजबुल्लाह लड़ाके ढेर हो गए, 4300 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट हो गए, हिजबुल्लाह के 2700 से ज्यादा रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल और RPG भी बरामद कर लिए गए। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता की शुरुआत हुई, लेकिन लेबनान इजराइल का मोर्चा पहले की तरह ही सुलग रहा है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह का हौसला खत्म नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया। मिसाइल और ड्रोन धमाकों से इजराइल के शहरों में तबाही हुई है। हाइफा पोर्ट पर भी धमाके हुए। ईरान लेबनान में युद्ध रुकवाने की कोशिश में है, जबकि हिजबुल्लाह ने लेबनान सरकार को सीज फायर पर इजराइल से वार्ता करने के लिए मना कर दिया है। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह का हौसला नहीं टूटा है। हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और इजरायली शहरों को जला रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान सरकार से संपर्क किया है। सरकार को शांति वार्ता नहीं करने को कहा गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। शुक्रवार को इजरायली हमले में 13 हिजब लड़ाकों की मौत हुई थी। इजराइल के इस हमले के बाद ही हिजबुल्लाह भड़क गया है और हिजबुल्लाह ने 13 मौत के बाद सरकार को वार्ता नहीं करने को कहा है कि इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। लितानी नदी तक कब्जे की कोशिश भी नाकाम रही। हिजबुल्लाह के प्रहार से इजराइल के हौसले पस्त हैं। कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो ने कहा है कि पूरी दुनिया को इजराइल का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इजराइल लेबनान सीज फायर को बार बार तोड़ रहा है। दक्षिण लेबनान में 10 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 3 राहत कर्मी भी शामिल हैं। इजराइल ने लेबनान पर 3 बार हमला किया है। और पश्चिमी एशिया के फ्रंट पर वार्ता से शांति स्थापना की कोशिश हो रही है, तो वही यूक्रेन और रूस के फ्रंट पर भी ईस्टर को देखते हुए 32 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा हो गई। लेकिन युद्ध विराम शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने भयंकर बारूदी तूफान उठने का अलार्म बजा दिया है। ऐसा क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म भस्म, पुतिन को मिला जख्म। एस्टोनिया ने एक खौफनाक चेतावनी जारी कर दी है कि रूस के शैडो फ्लीट समंदर में मौत बनकर घूम रहे हैं और इन जहाजों को हिरासत में लेने का जोखिम अब खतरा साबित होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का काम आसान करने के साथ ही युद्ध में सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा चुका है। अब हथियार AI से लैस हो रहे हैं, जिससे वो बेहद घातक बन गए। चीन ने अब AI कमांडर तक बना लिया है, जो इंसानों के मुकाबले बेहद तेजी से और सटीक फैसले ले सकता है। चीन का नया सिस्टम बटालियन लेवल के कमांडरों के साथ रहेगा। ये एक हाइपर अलर्ट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करता है, यानी AI की सलाह या आदेश पूरी बटालियन पर लागू होगा। लेकिन चीन का AI सिस्टम हर बदलते आंकड़ों पर रिसर्च करेगा। चंद सेकंड में आंकड़ों के आधार पर सही फैसले लिए जा सकेंगे। चीन की सेना मशीन के फैसलों के आधार पर जल्द फैसला ले लेगी। और एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के गैलिली पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। गैलिली में रिहायशी इलाके पर रॉकेट अटैक किया। नॉर्दर्न इजराइल में पड़ता है गैलिली। रॉकेट अटैक के बाद गैलिली में धुआं निकलता दिखा।